So this is a kind of transposition cipher. Now let's talk about block ciphers. What are block ciphers? Block cipher means in which a block of plain text, a block of bits, a stream of bits is converted into another bits. Fine. In block ciphers we have an algorithm DES, means data encryption standard. Data encryption standard, and this is one of the most common and most powerful block ciphers today in the market. What is this? There are 6 steps. These 6 steps are performed by the sender, and after performing these 6 steps, then only the data will be transmitted to the receiver. Okay, now what are those 6 steps? First, divide the message to be encrypted into 64-bit blocks. क्या करेंगे? जो भी हमारा बड़ा मैसेज होगा, the message is larger in size. Okay, this is not for short messages. This is for bulk message, bulk of strings, bulk of characters. What we are doing? We are dividing the entire message into 64 bits blocks. ठीक है, पूरे मैसेज को 64 बिट्स के फॉर्म में हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. नाउ सपोज दीज मैसेज ब्लॉक्स आर M1, M2, Mn. फाइन. नाउ इनिशियल ट्रांसपोजिशन. सेकेंड स्टेप इज इनिशियल ट्रांसपोजिशन. इनिशियल ट्रांसपोजिशन मीन्स अब हम क्या करेंगे, उन 64 ब्लॉक्स को हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे. ट्रांसपोजिशन मीन्स उनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे. फर्स्ट को 5th पे पहुँचा देंगे, सेकेंड को 6th पे पहुँचा देंगे, पूरे ब्लॉक्स को ट्रांसपोजिट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, एनक्रिप्शन राउंड्स 1 to 16 विद कीज 1 to 16. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हम क्या करेंगे, एनक्रिप्शन करेंगे. कैसे कि ये जो 64 बिट्स के ब्लॉक हमने बनाए हैं, उन सारे 64 बिट्स के ब्लॉक में हम क्या करेंगे, 16 बिट्स की को एक साथ उन पे एनक्रिप्शन कर देंगे. एनक्रिप्शन कर देंगे मतलब या तो उनमें XOR ऑपरेशन कर देंगे अप्लाई, या शिफ्ट, या फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे. फाइन. अब क्या होगा, बिट्स चेंज हो गए, एनक्रिप्ट हो गया मैसेज. अब इनको अब ये जो 64 बिट्स आएंगी, ठीक है, पहले हमने क्या किया था, इनिशियल ट्रांसपोजिशन. हमने क्या किया, ब्लॉक्स को हमने उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया. एनक्रिप्शन में हमने क्या किया, हमने उनको कोई एक की वैल्यू ली और उस की वैल्यू के साथ उस पर कोई भी एक लॉजिकल ऑपरेशन लगा दिया. फॉर एग्जांपल XOR, शिफ्ट, एंड, और, नॉट, एनीथिंग. ठीक है. आफ्टर दैट अब जो हमारे पास 64 बिट्स का मैसेज, एनक्रिप्टेड मैसेज आया है, अब हमने क्या करा, उसके जो फर्स्ट 32 बिट्स थे उनको नेक्स्ट 32 बिट्स से स्वैप कर दिया. ओके. 64 बिट्स में से 32 को लास्ट 32 से स्वैप कर दिया. दैट मीन्स जो MSB थे 32 बिट्स वो LSB 32 बिट्स बन गए, और जो LSB 32 बिट्स थे वो मोस्ट सिग्निफिकेंट 32 बिट्स बन गए. ओके. नाउ आफ्टर दैट रिवर्स ट्रांसपोजिशन. रिवर्स ट्रांसपोजिशन मीन्स अब हमने जो उनको स्वैप कर दिया है, अब क्या करेंगे, उनको रिवर्स ट्रांसपोजिशन कर देंगे. दैट मीन्स स्वैप करने के बाद जो फर्स्ट 32 बिट्स हमारे पास आई होंगी उनको रिवर्स ट्रांसपोजिशन कर देंगे. दैट मीन्स फर्स्ट बिट को 32 पोजीशन पे पहुंचा देंगे, 32 को फर्स्ट पे पहुंचा देंगे, उल्टा लिख देंगे. इफ इट इज़ 1 0 1 0 तो अब क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 1 0 1. ओके. हम उनको रिवर्स ट्रांसपोजिशन कर देंगे, एंड देन जो भी मैसेज हमारे पास आएगा वो 64 बिट का, दैट विल बी द साइफर टेक्स्ट. ओके. एंड दिस साइफर टेक्स्ट विल बी गिवन टू द और विल बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर. इन दिस वे DES में क्या होता है, DES इज़ मोर सिक्योर. क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं कि जब अटैकर अटैक करेगा, उस डेटा को एक्सेस करना भी चाहेगा, तो भी उसको काफ़ी टाइम लगेगा ओरिजिनल मैसेज तक पहुंचने में, और हो सकता है वो पहुंच ही ना पाए. ओके. बिकॉज रिसीवर द अटैकर इज़ नॉट श्योर विच लॉजिकल ऑपरेशन यू आर यूजिंग, विच की वैल्यू यू आर यूजिंग. इन DES a 56 bit key is used. Okay. This is the diagrammatic representation. 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, इनिशियल ट्रांसपोजिशन, हमने उनको ट्रांसपोजिशन उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया बिट्स को. देन हमने क्या किया, 16 बिट्स में हमने लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 16. फाइन. देन 32 बिट्स को 32 बिट्स से स्वैप कर दिया. इन्वर्स ट्रांसपोजिशन,
32 बिट्स को जब हमने स्वैप कर दिया 32 को, तो अब हमने क्या कर दिया, उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है. एंड देन द message that we are getting, the text that we are getting is the required ciphertext that will be transmitted to the receiver. Okay, fine. Now this is block cipher. Block cipher mein we have studied DES algorithm. This is DES algorithm. This is also important for examination point of view. Now come to RSA algorithm. RSA algorithm. This is also important algorithm for examination, from examination point of view. What is this? See, RSA algorithm, this is developed, or this is named after its creator. It is created by 3 creators. One is Revest, then Shamir, then Edelman. So it is named after its 3 creators, RSA, Revest, Shamir and Edelman. It is based on the principle that it is easy to multiply 2 prime numbers, but it is very difficult to factor the product and get them back. It is based on this. See, multiplying 2 numbers and then passing it to the receiver is very easy. But RSA algorithm, it says that it is very difficult to factor the product को factor करो और फिर दोबारा से उसमें से numbers को extract करो. This is very difficult. So RSA algorithm, it involves 6 steps to encrypt a message. Okay, first take 2 very large numbers, large prime numbers A and B of equal lengths and obtain their products. N is equals to A into B. Okay, obtain the product, then subtract 1 from A and from B as well and get their products named T. Now choose a public key E. Okay, then obtain the private key. The procedure for obtaining the private key is D is equivalent to E. E means the public key that we have just chosen. E inverse mod T. T is product of A minus 1 and B minus 1. Then 5th step, ciphertext. Okay, this is ciphertext. Ciphertext will be equivalent to M, that means the original message, raised to the power E, that means public key, mod N. N is product of A and B. Then this is ciphertext, and this ciphertext will be transmitted to the receiver. Now at the receiver side, if receiver want to decrypt this message, then receiver will use this formula. It will get the original message M by using this formula. C, that means ciphertext, raised to the power D. D means private key, mod N. N is the product of A and B. Clear? Now let's solve one question related to this RSA algorithm. The question is, if N is equals to 119, public key E is equals to 5 and private key D is equals to 77, then demonstrate how to send the character F using RSA. See, there are 6 steps. Step 1, N is equals to A into B. First of all, see, we have to send character F. This is the original message that we have to transmit. Okay, so what we'll do, character F is the 6th alphabet. 6th alphabet होता है A, B, C, D, E, F. F is the 6th alphabet. तो M is equals to 6. The original message is 6. हमने क्या किया, मैसेज बना लिया 6. Now by using RSA algorithm, ciphertext C will be equivalent to ciphertext E is equals to M raised to the power. See, हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स नहीं थे, अभी हमें कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना है, तो हम फर्स्ट 2 स्टेप्स नहीं लेंगे. ओके, हम डायरेक्ट साइफरटेक्स्ट, हमें मैसेज पता है, हमें सीधा ये स्टेप 5 लगाना पड़ेगा. ठीक है, C इज इक्वल्स टू M raised to the power E, okay, mod N. Fine, fine, N is given. Now ciphertext C is equals to M. M is 6 raised to the power E. E is equals to
5 mod n is 119. Fine. So in this way C will be equivalent to 6 raised to the power 5 is equivalent to 7776, and 6 raised to the power 5 mod 119, this is equivalent to this 119. Okay, if we have 6 raised to the power 5 mod 9, then this is equivalent to 6 raised to the power 5 divided by 9. Okay, sorry, 119. Fine. Now C is equals to, now compute the value of C, you will get approximately 41. Okay, if you are getting it in fraction, don't write fraction value, write whole number 41. Okay, so this is the ciphertext. If the sender wants to transmit F, this message, then it will encrypt it like this, C is equals to 41. This is the ciphertext. C is equals to 41. Now आप सोचोगे that F को हमने 6 लिख दिया था, ओरिजिनल मैसेज F था, F को हमने क्या किया, नंबर्स में लिख दिया 6, बिकॉज द पोजीशन ऑफ F इज 6, बट अल्फ़ाबेट्स तो सिर्फ 26 होते हैं, तो 41 कहाँ से आएंगे बेटा, 26 अल्फ़ाबेट्स एंड देन दोबारा से स्टार्ट कर देंगे 26 + 26 52, और हमें कौन सा चाहिए 41, तो अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि 41 पोजीशन कहाँ पर आएगी. ओके, दोबारा से स्टार्ट कर देंगे. चलिए, नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइफरटेक्स्ट. नाउ एट रिसीवर साइड पे क्या होगा, दीज कंप्यूटेशन दीज आर परफॉर्म्ड एट सेंडर साइड. नाउ एट रिसीवर साइड पे क्या होगा, मैसेज डिक्रिप्ट होगा. मैसेज डिक्रिप्ट कैसे होगा, m is equals to c raised to the power d mod n. m is equals to c raised to the power d mod n. Ciphertext 41 raised to the power d. What is d? m raised to the power e. Sorry, e और d हमने यहाँ पे जो पब्लिक की थी उसको d लिखा था, क्वेश्चन में इट इज़ गिवन e. So c raised to the power e mod 9 n. Sorry, so C is 41 raised to the power E, sorry D, I'm sorry, D is 77 mod C raised to the power D mod N. That means 41 raised to the power 77 mod N 119. Solve this, you'll get 6. Okay, receiver side, receiver is getting m is equals to 6. Is this correct? Yes, it is matching with the initial value. यही तो था जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ था. अब रिसीवर ने जब डिक्रिप्ट किया टेक्स्ट को तो उसको क्या मिल रहा है वापस से 6. दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट. ओके, सो न्यूमेरिकल based on RSA algorithm is also important for examination point of view. Now come to next topic, that is applications of cryptography. What are the applications of cryptography? See, there are 3 main applications of cryptography. First is message security, obviously ताकि हमारा मैसेज ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड सिक्योरली पहुंच जाए, सिक्योरिटी से पहुंच जाए, वही हमारा मेन टारगेट होता है क्रिप्टोग्राफी में. ओके, नेक्स्ट इज यूज़र ऑथेंटिकेशन. यूज़र ऑथेंटिकेशन मीन्स ओनली द लेजिटिमेट यूज़र, ओनली द ऑथेंटिकेट यूज़र्स शुड एक्सेस द डेटा. सिर्फ जिसके पास अथॉरिटी है वही डेटा को एक्सेस कर सके. एंड देन नेक्स्ट इज की मैनेजमेंट. की मैनेजमेंट मीन्स की जो सेंडर और रिसीवर डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको मैनेज करना. इन मैसेज सिक्योरिटी देर आर 4 पॉइंट्स और यू कैन से 4 things that are there in cryptography. One is privacy. Privacy means only intended receiver should receive the data. डेटा सिर्फ उसी के पास जाना चाहिए जो उसका इंटेंडेड रिसीवर है, किसी और को एक्सेस नहीं होना चाहिए. एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय एनक्रिप्शन. फाइन. नेक्स्ट इज मैसेज ऑथेंटिकेशन. व्हाट इज मैसेज ऑथेंटिकेशन? मीन्स the message should be sure about when the message is transmitted by the sender to the receiver. It is message authentication is a process to be sure about the sender's identity. अगर होस्ट ए ने होस्ट बी को कोई डेटा सेंड किया है तो ऑथेंटिकेशन इज अ मैकेनिज्म टू बी श्योर अबाउट द सेंडर्स आइडेंटिटी, दैट ये करेक्ट सेंडर से ही आया है.
ये करेक्ट सेंडर से ही रिसीवर को रिसीव हुआ है, किसी थर्ड पार्टी ने या किसी अटैकर ने, किसी हैकर ने उसको अटैक करने के इंटेंट से नहीं भेजा है. दिस इज फ्रॉम द ऑथेंटिकेट यूजर, दैट इज ऑथेंटिकेशन. नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है, डेटा ट्रांसमिटेड शुड ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू डेटा रिसीव्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैनल पर वो किसी अटैक की वजह से या चैनल डिफॉर्मेलिटी की वजह से वो मैसेज चेंज हो जाए. ओके, क्लियर? दिस इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है एक्चुअल वही डेटा रिसीवर को रिसीव होना चाहिए. नेक्स्ट इज नॉन रेपुडिएशन. नॉन रेपुडिएशन क्या होता है? नॉन रेपुडिएशन मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि होस्ट ए ने कोई डेटा ट्रांसमिट किया होस्ट बी को एंड देन आफ्टर सम टाइम host A denies that I have not transmitted this data. Okay, this is non-repudiation. Receiver should be able to prove that the message it has received, it has come from the specific sender. इसी ने भेजा है उसको. और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए we have the concept of digital signatures. And digital signatures not only in non-repudiation, it can be used in privacy, authentication, integrity and non-repudiation. Digital signatures तो होने ही चाहिए when data is transmitted from one host to another host, because it is a way to prove that it is coming from the correct source or it has been transmitted by some host. Okay, so these are the applications of cryptography. Now let's move to the last topic for this lecture, that is e-commerce security issues. What is e-commerce? E-commerce means जो हम अब डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स शॉपिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, दैट इज ई-कॉमर्स. फाइन. ई-कॉमर्स, there are so many security issues while we are dealing with e-commerce, electronic commerce, and those issues are like कि ज़रूरी नहीं है कि जो आइटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल में वैसे ही होंगे या नहीं. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू. लगता है ना कभी कभी व्हेन वी परचेज सम आइटम्स वी फील दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट वी मे नॉट गेट व्हाट वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. होता है ऐसा, कभी दिखाया कुछ जाता है और एक्चुअल में आता हमारे हाथ में कुछ और है. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इशू. देन customers have a problem of sharing their bank details. This is also one of the major issues in e-commerce. Why? This is an issue because nobody wants कि उसके जो बैंक डिटेल्स हैं वो किसी और को एक्सेस हों. तो उन बैंक डिटेल्स को एकदम प्राइवेटली रखना, सिक्योरिटी के साथ रखना और कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस ना कर सके. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजिंग जॉब फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स. ओके, so these are the some issues that we face in e-commerce security while dealing with the security of data in e-commerce. Now ये जो हमने अभी इश्यूज डिस्कस किए हैं ये होते किस वजह से हैं? अटैक्स ऑन सिक्योरिटी. अटैक होता कैसे हैं इन पे देखिए. There are three kinds of attacks: active attacks, passive attacks and impersonation. Passive attacks देखते हैं सबसे पहले. Passive attacks means eavesdropping. Eavesdropping we have just studied. Active attacks means spoofing. Eavesdropping means when A and B, they both are communicating with each other, some external third party or external entity is monitoring the channel between A and B. और जो भी डेटा A से B की तरफ इस चैनल पे ट्रांसमिट हो रहा है, C ने उसको मॉनिटर किया और वहाँ से A और B की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर लिए. दिस इज ईव्सड्रॉपिंग. ओके, नेक्स्ट इज स्पूफिंग. स्पूफिंग इज अ काइंड ऑफ एक्टिव अटैक. एंड व्हाट इज स्पूफिंग? स्पूफिंग मीन्स when C is injecting some additional data or any disguised message, कोई भी XYZ कुछ भी डेटा उसने इस चैनल पे यहाँ पे क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया. तो अब क्या हुआ? जो A और B के बीच का डेटा था वो क्या हो गया? डिस्गाइज हो गया. डिस्गाइज मतलब वो अब एक्चुअल नहीं रहा. अब किसी थर्ड पार्टी ने अटैक करके उस डेटा में अपना भी डेटा उसमें मिक्स कर दिया.
अब ए और बी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ठीक से। ए को लगेगा कि बी ने मैसेज भेजा, बी को लगेगा ए ने मैसेज भेजा है, बल्कि भेजा किसी ने भी नहीं होगा। ओके, so this is spoofing. This is a kind of active attack. Come to impersonation. What is impersonation? In impersonation, suppose A and B are communicating with each other, and then C and D. There are two persons. A and B are communicating with each other over a network. Okay, this is a network. A, B, C, D. They all are the authenticated user of this network. ठीक है, सब authenticated user हैं. When A and B आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो सी ने क्या किया, सी ने कुछ डेटा इंजेक्ट कर दिया चैनल पर, ठीक है, यूजिंग डीज आइडेंटिटी, दैट इज इम्पर्सोनेशन। पर्सन था कोई और उसने अटैक किया, डेटा को स्टील किया विद द इंटेंट ऑफ स्टीलिंग द डेटा और विद द इंटेंट ऑफ अटैकिंग द होस्ट बाय यूजिंग द आईडी और बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ अ ऑथराइज्ड यूज़र। डी जो इस नेटवर्क का ऑथराइज्ड यूज़र था, उसके क्रेडेंशियल्स एक्वायर करके सी ने क्या करा, इस नेटवर्क पे डेटा को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, दैट इज इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन मीन्स जहाँ पर एक फेक आईडी लेकर या फिर एक करेक्ट आईडी लेकर कोई फेक पर्सन, कोई थर्ड पर्सन डेटा को इंजेक्ट कर देता है, दैट इज इम्पर्सोनेशन। क्लियर? सो that was all about cryptography. We are done with cryptography now, and as I told you, unit 4 is divided into two parts. 50% we studied yesterday. Today we have studied 25%. Now we are left with only 25%, and this remaining 25% we'll be discussing it in the next video lecture. Okay, thank you.